चलो गुड। सो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग से कुल 5 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें अमूमन 2 या 3 जो हैं जो वेस्टर्न लॉजिक है वहां से आता है। अगर 3 वेस्टर्न लॉजिक से आएगा तो 2 इंडियन लॉजिक से आएगा, और अगर 3 इंडियन लॉजिक से आएगा तो 2 वेस्टर्न लॉजिक से आएगा। खैर कहीं से भी आए, बेसिक से क्वेश्चन आते, देखो आपके पास बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में और बाकी एग्जाम में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वह एप्लीकेटिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वह एप्लीकेटिव के साथ साथ थ्योरेटिकल भी होते हैं। एप्लीकेटिव के साथ साथ क्या होता है, थ्योरेटिकल भी होता है। क्लियर है चीज? सो हमें थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन भी याद करना जरूरी है, उसके ऊपर ही फोकस करना जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके चीजों को। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है इसकी बात करते हैं। कंक्लूजन वह चीज होती है जिसे आप ट्रू के रूप में, जिसे आप मानते हो कि वो सच है, अगर उसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ है तो। यानी किसी भी प्रूफ के आधार पर अगर हम किसी चीज को सच मानते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली किसी भी स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक या एक से अधिक प्रोपोजिशंस गिवन होते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं। ठीक है। आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन उन प्रोपोर्शंस के बेसिस पे सही हो रहा है। ठीक है, जो लॉजिकली अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है। क्लियर है? यानी अब बात यह थी कि प्रोपोजिशन किसे कहते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जैसे लैंग्वेज का यूनिट क्या होता है, लैंग्वेज का यूनिट क्या होता है, लैंग्वेज का यूनिट सेंटेंस होता है। लैंग्वेज का यूनिट हमारा सेंटेंस होता है। मैं आपको यह बता रहा था और पहले ही क्लासेस में भी मैंने यह चर्चा की है कि जैसे लैंग्वेज यानी भाषा का यूनिट सेंटेंस होता है, वैसे ही लॉजिक का यूनिट प्रोपोजिशन होता है। तो बेसिकली जो चीज लैंग्वेज में सेंटेंस है वही चीज आपका लॉजिक में क्या है, प्रोपोजिशन। तो सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन both are same. Actually, all propositions are sentences, but not all sentences are a proposition. जितने भी propositions होते हैं वो सब के सब sentence होते हैं, लेकिन सभी के सभी sentence proposition नहीं होते। ठीक है। लेकिन उसके आगे उस पर जाने के पहले एक छोटी सी बात कंक्लूजन को लेके हम और कर लें कि कंक्लूजन जो हमारा होता है वो हमें क्या पता है इसके आधार पर हम कंक्लूजन फाइंड नहीं करते। लॉजिक में जो हमारा कंक्लूजन होता है वही इस आधार पे फाइंड नहीं किया जाता है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि वही इस आधार पे फाइंड किया जाता है कि हमारे पास क्या प्रमाण उपलब्ध हैं। यह बात क्लियर है कि हम केवल उन्हीं चीजों के आधार पर अपना कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है। हम क्या जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास क्या सूचना उपलब्ध है यह इंपॉर्टेंट। ये चीज क्लियर है? यस सर। उसमें कोई डाउट तो नहीं है कि जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है, जितनी सूचना गिवन है, हमें उसी को आधार बना के किसी कंक्लूजन यानी किसी निर्णय पे पहुंचना है। उसके अलावा हमें किसी और चीज की कोई चिंता नहीं करनी है। जो हमारी अपनी नॉलेज है वो भी वहां पे नील मानी जाती है। ठीक है। अब चलते हैं कि प्रोपोजिशन आखिर क्या होता है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। तो प्रोपोजिशन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल प्रोपोजिशन आर सेंटेंसेस। तो जितने भी प्रोपोजिशन होते हैं वह सेंटेंस ही होते हैं। सेंटेंस की तरह ही प्रोपोजिशन भी मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर प्रोपोजिशन सेंटेंस होता है,
लेकिन हर एक सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं होता। ठीक है, केवल वही प्रोपोजिशन सेंटेंस होते हैं जिनकी एक ट्रुथ वैल्यू होती हो। क्या होती हो? जिनकी एक ट्रुथ वैल्यू होती है, जिनको हम ट्रू और फॉल्स कह सकते हो। क्लियर है? जैसे मान लो अगर आप कहते हो एक गिलास पानी लेके आओ, इंग्लिश तो हिंदी में तो सेंटेंस हो गया, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर इंग्लिश में एक सेंटेंस हो गया। लेकिन क्या इस सेंटेंस की कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू है? ये बताओ, क्या इसकी कोई ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू है? क्या इसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं? ये बताओ। जैसे मान लो आप किसी को कहते हुए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, तो क्या इस सेंटेंस को हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं? बताइए, बोलो। नो सर। नहीं कह सकते ना। बट अगर यही चीज हम कहें कि जया बहुत खूबसूरत है, तो क्या इसकी ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू होगी? ये हो बताओ। सकती है सर। बिल्कुल हो सकती है, या तो खूबसूरत हो सकती है फिर नहीं हो सकती। वैसे ही कोई कहे कि फूल सुगंधित है, फूल में सुगंध है, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू हो सकता है। ठीक है। यस सर। वैसे ही कोई कह सकता है कि मिस्टर ए अच्छे आदमी नहीं है, इसका भी ट्रूथ वैल्यू हो सकता है। यह सेंटेंस भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है ना। तो केवल वही सेंटेंस प्रोपोजिशंस होते हैं जिनकी कोई ट्रुथ वैल्यू होती है। क्लियर ये चीज? यानी अब ट्रुथ वैल्यू किसकी होगी? जिसमें कोई सूचना, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो। जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती। सो अगर हम लोग कहें तो हम कह सकते हैं कि फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस अलोन आर प्रोपोजिशंस। जो फैक्चुअल या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है केवल वही प्रोपोजिशन होते। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यस सर। चलिए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो किसी भी लॉजिक में जो प्रेमाइसेस होते हैं, यानी जो प्रूफ या एविडेंस होता है, प्रेमाइस का मतलब क्या होता है? प्रूफ और एविडेंस। तो जो प्रूफ या एविडेंस होता है वो भी प्रोपोजिशन होता है, और जो कंक्लूजन होता है वो भी हमारा क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। ठीक है। यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। यानी जो हमारे प्रेमाइसेस होते हैं और जो कंक्लूजन्स होते हैं वो दोनों दोनों क्या होते हैं? अपने प्रोपोजिशंस होते हैं। श्योर है? चलिए इससे आगे चलते हैं। प्रोपोजिशन जो होता है वह तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि डाउटफुल हो सकता है। ठीक है, कई बार वो क्या होता है? डाउटफुल भी हो सकता है। हम किसी चीज के बारे में हो सकता है कि वो फैक्ट हो लेकिन हम श्योर नहीं हो, अगर उस फैक्ट के बारे में हमें नहीं बताया तो हम श्योर नहीं होंगे। जैसे मान लो पहले के टाइम पे एक कहा जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। यानी पूरा जो पश्चिम है, पूरा जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज है, वह यह मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत है जो ईसा के 600-700 साल पहले डेवलप हुआ था। लेकिन पश्चिम में कोपरनिकस के आने तक, या कोपरनिकस के बाद तक भी, कोपरनिकस के आने के बाद भी लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। अब अगर कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उस समय के लोगों के नॉलेज के आधार पर यह स्टेटमेंट क्या होता? कई लोगों के लिए फॉल्स होता, क्योंकि वो किसी खास पुस्तक को फॉलो नहीं कर रहा है। और कई लोगों के लिए डाउटफुल होता कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम श्योर नहीं है। तो जो हमारे प्रोपोजिशंस होते हैं वह ट्रू या फॉल्स, यानी उसमें ट्रुथ वैल्यू होती है, यानी वह या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे।
और कई कंडीशन में वो डाउटफुल भी हो सकते हैं। जो प्रोपोजिशंस होते हैं वह कंपोजिशन और कंस्ट्रक्शन के आधार पर या तो सिंपल होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो सिंपल प्रोपोजिशन होते हैं वो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही वर्ब होता है। जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है उसमें दो सिंपल प्रोपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, प्रोपोजिशन के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन हम केवल उनके ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सभी क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। देखो, प्रोपोजिशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो कैटेगोरिकल होगा या फिर कंडीशनल होगा। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं वह या तो यूनिवर्सल होंगे, यानी हम पूरे के पूरे ग्रुप की बात करेंगे, या फिर पार्टिकुलर होंगे, यानी हम उसके पार्ट की बात करेंगे। जो यूनिवर्सल होता है अगेन वह या तो अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए टाइप। जो यूनिवर्सल निगेटिव होता है, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑल कैट्स आर मैमल्स, यह क्या हो गया हमारे लिए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, ए टाइप। दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव, नो कैट्स आर डॉग्स। क्या होगा, नो कैट्स आर डॉग्स, कोई भी कैट डॉग नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल निगेटिव। इसे हम ई, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर जो हम पूरे ग्रुप की बात नहीं करते हैं, उसके एक हिस्से की बात करते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि सम मैमल्स आर एक्वेटिक, कुछ मैमल ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल बताओ, कुछ ऐसे मैमल के एग्जाम्पल बताओ जो पानी में रहते हैं। बताइए, कोई ऐसा मैमल बताओ जो पानी में रहता है। है कोई मैमल ध्यान में, बताओ। ऐसे बहुत से मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे डॉल्फिन, वेल, डुगोंग, इस तरह के ऐसे बहुत से मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, सम मैमल्स आर एक्वेटिक। तो यह क्या हो गया, अफर्मेटिव है, लेकिन पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, केवल कुछ की बात कर रहा है, पर कुछ हिस्सों की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, बताओ, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। इस चीज को कहा जाता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव। वहीं अगर हम कहें सम मैमल्स आर नॉट एक्वेटिक, कुछ मैमल एक्वेटिक नहीं है, तो अगेन हम पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके एक हिस्से की बात कर रहे हैं। और जब हम उसके एक हिस्से की बात कर रहे हैं, और किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, निगेटिव सेंस में। तो यह क्या हो गया हमारा, पार्टिकुलर निगेटिव। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और पार्टिकुलर निगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए, पार्टिकुलर निगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। चलो इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो हमारे प्रोपोजिशंस होते हैं वह कंडीशनल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कंडीशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज, कैसे हो सकते हैं, कंडीशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंडीशनल का मतलब क्या है, बताइए। कंडीशनल प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोपोजिशन, ठीक है, जिसमें जो हमारा प्रेडिकेट है
उसे हम सर्टेन कंडीशन के आधार पर या तो असाइन करते हो या फिर डिनाई करते हो। जैसे मान लो अगर हम कहें इफ इट रेन्स इन टाइम देन क्रॉप विल बी गुड, यानी अगर वर्षा समय से होगी तो फसल भी अच्छी होगी। सीता विल नॉट गो अनलेस शी इज इनवाइटेड, सीता तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे आमंत्रित न किया जाए। ठीक है, ईदर आई विल गो टू सी द मैच और विल गो टू वॉच अ मूवी, या तो मैं मैच देखने जाऊंगा या फिर फिल्म देखने जाऊंगा। अच्छा एक चीज और देखो, ये जितने भी कंडीशनल प्रोपोजिशंस हैं ये सब के सब क्या है बताओ, इन सब में कॉमन चीज क्या है कि ये सब के सब क्या है, कंपाउंड है। ध्यान दिया इस पे। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं ईदर आई विल गो टू वॉच द मैच और आई विल गो टू वॉच द मूवी, तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग प्रोपोजिशन है जो ईदर और से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे किससे जुड़े हुए हैं, ईदर और से जुड़े हुए। ठीक है, तो यह किसके एग्जांपल हो गए, कंपाउंड के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कौन से होंगे। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस कौन से होंगे। खैर देखो, जब भी कोई प्रोपोजिशन एंड से ज्वाइन होता है तो उसे कंजक्टिव प्रोपोजिशन कहते हैं। जैसे राम इज ए स्टूडेंट एंड मोहन इज ए प्लेयर, तो राम इज ए स्टूडेंट एंड मोहन इज ए प्लेयर, तो यह दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को, दो अलग अलग सिंपल प्रोपोजिशन को हमने एंड से जोड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेटिव कुछ प्रोपोजिशन जो होते हैं इम्प्लीकेटिव होते हैं, अगर वो इफ देन से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम इम्प्लीकेटिव कहते हैं। इफ आई विल गेट द टिकट देन आई विल गो टू सी द मूवी। ठीक है, दो जो डिसजंक्टिव होते हैं उनमें क्या होता है, इधर और से चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसे इधर आई विल टेक आइसक्रीम और आई विल टेक चॉकलेट, या तो मैं आइसक्रीम लूंगा या फिर चॉकलेट लूंगा, तो बात जब इधर और की आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिसजंक्टिव में क्या होता है और इसी अल्टरनेटिव में भी इधर और का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि इधर आई विल टेक टी और आई विल टेक कॉफी, तब यह अल्टरनेटिव हो जाएगा। वही अगर मैं कह रहा हूं कि इधर आई विल टेक आइसक्रीम और आई विल टेक चॉकलेट, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, डिसजंक्टिव हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब दोनों एक साथ हो सकते हो तब उसे हम डिसजंक्टिव कहेंगे, बट जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हो तब उसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिव कहेंगे। जब दोनों एक साथ हो सकते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसजंक्टिव कहेंगे, और जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिव कहेंगे। बात क्लियर है नहीं है ये बताओ। सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो आपको, अब देखो चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों चीजें हम एक साथ तो खा सकते हैं, खा सकते हैं ना, लेकिन क्या चाय और कॉफी एक साथ पी सकते हैं, ये बताओ, क्या चाय और कॉफी हम एक साथ पी सकते हैं, नो सर। नहीं। तो चाय और कॉफी वाला केस किस में काउंट होगा, डिसजंक्टिव में या ऑल्टरनेटिव में, सर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में। वही आइसक्रीम और चॉकलेट तो हम लोग एक साथ ले सकते हैं, तो आइसक्रीम और चॉकलेट का केस किस में काउंट होगा, डिसजंक्शन। डिसजंक्टिव में। क्लियर है, श्योर है। यस सर। चलिए यहां तक तो क्लियर है, यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा इस पे लिख दे रहा हूं दो तीन चीजों को ताकि आपको याद रहे।
तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है हमारा? ए होता है, जैसे ऑल कैट्स आर मैमल्स। यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है? ई होता है, नो कैट्स आर डॉग्स। पार्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है? आई होता है, सम मैमल्स आर, क्या होगा बताइए? सम मैमल्स आर एक्वेटिक। निगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से, और इसका एग्जांपल क्या होगा? सम मैमल्स आर नॉट एक्वेटिक। हाइपोथेटिकल में क्या यूज होता है? इफ देन। डिसजंक्टिव में क्या यूज होता है? इधर और। ऑल्टरनेटिव में भी क्या यूज होता है? इधर और। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें यह जो होता है एक्सक्लूसिव नेचर का होता है, यानी दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है, और इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है एक साथ। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो इससे थोड़ा सा आगे चलो। अब देखो, जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं उनको हम कैटेगोरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी भी कंडीशन के बिना रखे जाते हैं। वो किसी भी कंडीशन के बिना हमारे सामने होते हैं, उनमें कोई कंडीशन गिवन नहीं होती है। क्लियर है चीज? उनमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल कहते हैं। जैसे मान लो फिर कहा जाए ऑल वोटर्स आर सिटीजन्स, क्या कहा जाए? ऑल वोटर्स आर सिटीजन। ठीक है? द टेबल इज राउंड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? यस क्लियर है? सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। जितने भी जो ट्रेडिशन में जो लॉजिक चल रहा है, जो पूरा वेस्टर्न लॉजिक है, जो सिंपल, सिंगुलर और अनकंडीशनल प्रोपोजिशंस हैं, उनको वह क्या कहता है कि वह कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है। वह केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म में होते हैं। जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म होता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का, उसमें तीन टर्म होते हैं, सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म, कॉपुला। यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह होता है कि जब आप किसी सेंटेंस की बात करते हो तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो यह दिस टेबल इज राउंड, अगर हम इसको एज ए सेंटेंस देखें तो इसे कितने पार्ट होंगे? दिस टेबल इज राउंड, अगर हम इसको एज ए सेंटेंस देखें तो इसके दो पार्ट होंगे। एक क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट। लेकिन जो ही हम इसे एक प्रोपोजिशन के रूप में देखते हैं तो इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमेशा होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और जो तीसरी चीज होती है वह क्या होती है हमारी? कॉपुला। कॉपुला यानी जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह कॉपुला होता है, जो यह तय करता है कि जो हमारा प्रोपोजिशन है वह अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। इसका पता अक्सर हमें किससे लगता है? कॉपुला से कैसे कनेक्ट होकर लगता है। खैर आगे चलते हैं। जो हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनको हम क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं? क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर हम उसे क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम उसे क्वांटिटी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो वहां पर क्वांटिटी के आधार पर वह दो टाइप में क्लासिफाई होता है। जब हम किसी भी ग्रुप के सभी मेंबर की बात करते हैं तो उसे यूनिवर्सल कहा जाता है, और जब हम किसी भी ग्रुप के कुछ खास मेंबर, कुछ लिमिटेड मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर कहते हैं। क्लियर है?
तो क्वांटिटी के आधार पे क्या हो गया, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, और क्वालिटी के आधार पे क्या हो गया, क्वालिटी। किसी भी सेंटेंस की क्वालिटी क्या होगी, वह या तो अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। क्या होगा, वह या तो अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ठीक है, अगर हमारा प्रेडिकेट सब्जेक्ट के साथ असाइंड है तब वह अफर्मेटिव होता है, और अगर वह सब्जेक्ट को डिनाई करता है तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है चीज। अगर हमारे पास हमारा कॉपुला निगेटिव है तो हमारा प्रोपोजिशन भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कुल 4 तरह के प्रोपोजिशंस होते हैं। एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव, तीसरा पार्टिकुलर अफर्मेटिव और चौथा पार्टिकुलर निगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या कहता है, ऑल एस इज पी, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, अगर हम इसको ऐसे कहना चाहें तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यूनिवर्सल निगेटिव क्या होगा, नो एस इज पी, दोनों के दोनों अलग होंगे। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, सम एस इज पी, तो सम, इन दोनों के बीच में कुछ चीजें कॉमन होंगी और यह कॉमन वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताओ, वेन डायग्राम में कोई डाउट, नो सर। ठीक है, गुड। और चौथा होता है पार्टिकुलर निगेटिव। पार्टिकुलर निगेटिव में क्या होता है, देखो सम एस इज नॉट पी। अब यहां पर वेन डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम केवल उस एस की बात कर रहे हैं जो पी नहीं है। अब यह जो कॉमन वाला पोर्शन है वह एस है जो पी है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उस एस की बात कर रहे हैं जो पी नहीं, यानी यह जो पोर्शन, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है चीज। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें जो सिंगुलर प्रोपोजिशंस होते हैं, जैसे राम इज ए गुड मैन, मोहन इज ए गुड बॉय, ये सब क्या हो गए, सिंगुलर प्रोपोजिशंस हो गए। इनको भी हम किस में रखते हैं, यूनिवर्सल में रखते हैं। किसमें रखते हैं, यूनिवर्सल में रखते हैं। यानी जब भी कोई प्रोपोजिशन किसी इंडिविजुअल के बारे में बताता है, इंडिविजुअल पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो, उसे हम किस में रखते हैं, उसे हम किस में रखते हैं, आपको यूनिवर्सल प्रोपोजिशन में रखते हैं। इसमें कोई डाउट, नो सर। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक बार फिर से कंडीशनल वाले की, हाइपोथेटिकल। तो अगर कोई भी प्रोपोजिशन, देखो जितने भी कंडीशनल प्रोपोजिशन होते हैं ये सब सब कंबाइंड होते हैं। क्या होते हैं, कंबाइंड प्रोपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो जो हाइपोथेटिकल होते हैं वह इफ और देन से जुड़े हुए होते हैं। इफ आई विल गेट द टिकट देन आई विल गो टू सी द मूवी, जब मुझे टिकट मिलेगा तो मैं मूवी देखने जाऊंगा। इफ इट विल रेन द पिकॉक विल डांस, अगर बारिश होगी तो मोर नाचेगा। क्लियर है, कोई डाउट यस इसमें, सर। नो सर। ठीक है। डिसजंक्टिव में क्या होता है, जब जो प्रोपोजिशन इधर और से जुड़े हुए हों और दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल हों, तब उसे हम क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव कहते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको पहले बता रहा था, इधर आई विल टेक आइसक्रीम और आई विल टेक चॉकलेट, या तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा या चॉकलेट खाऊंगा, बट दोनों भी एक साथ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रोक टोक तो नहीं है, नहीं है ना। चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों चीजें हम एक साथ खा सकते हैं, बल्कि चॉकलेट आइसक्रीम भी होता है। यस सर। ठीक है, तीसरा अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन वैसे प्रोपोजिशन है जो इधर और से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नेचर के होते हैं। एक्सक्लूसिव नेचर का मतलब ये है कि उन दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है। मान लो मैं कहूं इधर आई विल ड्रिंक टी और आई विल ड्रिंक कॉफी, इधर आई विल टेक कॉफी और आई विल टेक टी, तो क्या कोई आदमी कॉफी और टी एक साथ पी सकता है, इन जनरल नहीं संभव है। या मैं कहूं इधर आई विल टेक कोक और आई विल टेक टी, क्या कोई आदमी कोक और टी एक साथ पिएगा, नहीं ना, कोई कोला और टी तो एक साथ नहीं पी सकता। तो यह सब किसके एग्जांपल है, ऑल्टरनेटिव के, जिसमें दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है।
इधर आई विल गो टू दिल्ली और आई विल गो टू देहरादून। क्या कोई आदमी दिल्ली और देहरादून एक साथ जा सकता है क्या एक बार में? नहीं ना, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ऑल्टरनेटिव का। ठीक है, दोनों में इधर और होता है, लेकिन एक में इंक्लूसिव सेंस होता है, एक में एक्सक्लूसिव सेंस होता है। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जहां भी एक्सक्लूसिव सेंस होगा ऑल्टरनेटिव होगा, और जहां इंक्लूसिव होगा वह क्या हो जाएगा हमारे लिए? डिसजंक्टिव हो जाएगा। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है टर्म। टर्म किसे कहते हैं? किसी भी प्रोपोजिशन में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उन्हें हम टर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो न तो सब्जेक्ट है न ही प्रेडिकेट है तो उसे हम टर्म नहीं कहेंगे। A term is a word or group of words which is either a subject or a predicate of a proposition. If a word or group of words is neither a subject nor a predicate of a proposition, then it is not a term. All terms are words, but all words are not terms. जितने भी terms हैं वो सब words हैं, लेकिन सभी word term नहीं है। अगेन वही वाला केस प्रोपोजिशन और सेंटेंस वाला कि सभी प्रोपोजिशन सेंटेंस हैं लेकिन सभी सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं है। क्लियर है चीज? वैसे ही सभी टर्म जो है वो वर्ड है लेकिन सभी वर्ड जो है वह टर्म नहीं है। ठीक है, A term is a word or group of words which has the following characteristic. एक टर्म के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला कि वह या तो सब्जेक्ट होगा या फिर प्रेडिकेट होगा, और उसका अपने आप में एक विशेष अर्थ होना चाहिए। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वह टर्म नहीं है। यानी कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जिसका अर्थ नहीं, जिसकी मीनिंग ना हो। बिना मीनिंग के टर्म नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि वह या तो सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, सो जो टर्म का ओरिजिन है यह समझने वाली बात है कि टर्म जो है वह लैटिन वर्ड टर्मिनस से आया है। किससे आया है? लैटिन वर्ड टर्मिनस से आया है। और टर्मिनस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। क्लियर है? यानी लिमिट। तो Yes, sir. जो टर्म्स जो होते हैं वह हमारे थॉट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसकी बाउंड्री तय करते हैं, हम कहां तक सोच सकते हैं। ठीक है, ताकि चीजें जो है वो सर्टेन फ्रेम को फॉलो अप करें। श्योर है? सो हम कह सकते हैं कि प्रोपोजिशन इज द यूनिट ऑफ रीजनिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरली द प्रोपोजिशन इज द यूनिट ऑफ रीजनिंग, इज द यूनिट ऑफ लॉजिक। तो प्रोपोजिशन क्या है? लॉजिक का यूनिट है। एंड टर्म्स आर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। और ये किससे बना है? टर्म से बना होता है। हर एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में यानी AEIO में दो टर्म होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। कोई डाउट इसमें? गाइस पूरे पेज में कोई डाउट? No, sir. नहीं, दैट्स गुड। टर्म के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं डिनोटेशन और दूसरे को कहते हैं डिनोटेशन कॉनोटेशन, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिस टर्म की मीनिंग पूरी तरह से नहीं पता या मीनिंग ही नहीं पता हो उसे हम आर्गुमेंट में यूज नहीं कर सकते। तो मीनिंग के लिए हम दो अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, एक होता है डिनोटेशन और दूसरा होता है कोनोटेशन। ठीक है, डिनोटेशन जो है और कोनोटेशन जो है, डिनोटेशन ऑफ ए टर्म कंसिस्ट ऑफ ए थिंग और ऑब्जेक्ट टू विच इट अप्लाइज। तो डिनोटेशन यह बताता है कि वह टर्म, वह जो शब्द है वह किस चीज के लिए यूज हो रहा है, यानी उसका वास्तविक अर्थ क्या है। और कोनोटेशन कंसिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स व्हिच इट इंप्लाइज। और कोनोटेशन यह बताता है कि यह किन एट्रीब्यूट्स को, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है? सो हम कह सकते हैं कि जो डिनोटेशन होता है वह क्लास मेंबरशिप को रिप्रेजेंट करता है, और जो कोनोटेशन होता है वह इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, a term is said to be distributed if it refers to all the members of its class. All the members of a class. ठीक है, कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तब कहा जाता है जब वो पूरे के पूरे सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लो अगर मैं कहूं ऑल कैट्स आर मैमल्स, है ना. अब यहां पर या यहां पे ऑल मेन आर मोर्टल ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, बट एक और एग्जांपल पिक करते हैं. तो यहां कैट्स एंड मैमल्स में से किसके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है ये बताओ. कैट्स के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है या मैमल्स के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है? जवाब दो. कैट्स के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है. यानी यहां कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? कैट या मैमल? कैट. वेरी गुड. तो जिसके सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन केवल उसी का होता है. क्लियर है? यानी ए टाइप के प्रोपोजिशन में जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. वही अगर मैं कहूं नो कैट इज डॉग, यहां दूसरा एग्जांपल भी है बट यहां देखो नो कैट्स आर डॉग्स, यहां किसके सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये बताओ. सोचिए एक बार. यहां पर जैसे यहां दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, दूसरा प्रोपोजिशन लेते हैं नो कैट्स आर डॉग्स. तो नो कैट्स आर डॉग्स में हम किसके सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैट्स के या डॉग्स के या दोनों के? ये बताओ. हम यहाँ सभी कैट्स की बात भी कर रहे हैं और सभी डॉग्स की बात भी कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? नो कैट्स आर डॉग्स. इट मीन्स कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है. तो हमें सभी बिल्लियों की बात कर रहे हैं, सभी कैट्स की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी डॉग्स की बात भी कर रहे हैं ना. यस सर. तो इस कंडीशन में यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यह डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है? यहाँ पे कैट और डॉग दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर है? यस सर. ठीक है. वही जब हम पूरे ग्रुप को, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे अगर हम कहें सम मैमल्स आर एक्वेटिक और सम मेन आर टॉल, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है सम मेन आर टॉल. सम मेन आर टॉल अगर आप कहते हो कि आप सभी मेन की बात कर रहे हो? नहीं कर रहे ना. कुछ की बात कर रहे हैं. जब कुछ की बात करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. वैसे ही जब क्या हम सभी टॉल की बात करें? नहीं, केवल उन्हीं टॉल्स की बात करें जो मैन है, तो अगेन ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो आई टाइप के प्रोपोजिशन में न तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है न ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लियर है चीज? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं. वही अगर हम देखें कि अगर सम मेन आर नॉट टॉल, तो यहां कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बताओ. तो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल हो सम मेन आर नॉट टॉल, तब कौन कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा ये बताओ. वेन डायग्राम भी बना के चेक कर सकते हो. इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा ये बताइए. सब मैन हो रहे हैं. हाँ, सम मेन आर नॉट टॉल. इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा? बताइए क्या होगा? सब मैन हो रहे हैं. सम मेन आर नॉट टॉल. तो
इसमें से कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपको यह बताना है। बताओ। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा नहीं है। वेन डायग्राम ड्रॉ करो। जिसका पूरा सर्किल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका पूरा सर्किल नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सबसे आसान तरीका है जानने का। जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिसका पूरा सर्किल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका पूरा सर्किल नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, क्लियर ये चीज? गाइस क्लियर ये चीज? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, पूरा सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर कोई सर्किल कंप्लीट है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना। अब यहां देखो, इसमें एस वाला सर्किल कंप्लीट है और पी वाला सर्किल का केवल वही पार्ट हमारे पास आ रहा है जो एस वाला यानी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरे वाले में दोनों सर्किल कंप्लीट है तो दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तीसरे वाले में कोई भी सर्किल कंप्लीट नहीं है, दोनों का एक पार्ट है हमारे पास, तो कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और चौथे वाले में जो प्रेडिकेट है वह तो कंप्लीट सर्किल है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट सर्किल नहीं है। तो जब हम किसी के पूरे ग्रुप की बात करते हैं तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम पूरे ग्रुप की बात नहीं करेंगे तो क्या वह डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये बताओ। नहीं होगा ना। नहीं होगा सर। तो वैसे कंडीशन में जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सम मेन आर नॉट टॉल, तो इसमें टॉल वाले तो पूरे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सम मेन में मेन के कुछ ही पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन टॉल हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम इन सभी चीजों को थोड़ा समराइज करके देखें तो इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। चाहे आप लोग चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके काम आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे चलें। चलो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो, ए में कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है? सब्जेक्ट। और डिस्ट्रीब्यूटेड कौन नहीं है? प्रेडिकेट। ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई में दोनों में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और ओ में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इस टेबल के आधार पे क्या आप बता सकते हो कौन किसके अपोजिट है? सोचो एक बार, इस टेबल के आधार पे क्या आप लोग यह बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा किसके अपोजिट है? बताइए। देखो, ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और ओ में क्या हो रहा है? ओ में क्या हो रहा है बताओ? सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो ई और ओ आपस में क्या हो गया? अपोजिट हो गए। वैसे ही ई और आई के साथ देखो क्या है। ई और आई के साथ देखो क्या है। सर सब्जेक्ट तो अपोजिट है पर प्रेडिकेट वो है क्या? ई सेम। में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है और आई में दोनों में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ध्यान से देखो। यस सर।
तो ई और आई आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए, उल्टा हो गए एक दूसरे के। Yes. चलिए इससे आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास में मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन कितने तरह के हो सकते हैं और इसमें आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उसमें से आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। आज की क्लास को लेकर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है। आज वाला वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा, कल वाला जो कल की क्लास हुई थी वह वीडियो आपको मेल पे मिलेगा। कल या परसों, परसों जो क्लास हुई थी, कल तो क्लास नहीं थी, परसों क्लास हुई थी, ठीक है। लेकिन ये Okay, वीडियो sir. हमारे यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। चलिए क्लास एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट गाइस, गुड नाइट।